जय हिंद। मैं अमित कुमार सानू आपके अपने चैनल ई प्रश्नावली में लेकर आया हूं एसएससी, रेलवे और डिफेंस के साथ साथ बैंक और स्टेट्स वाइज जो सवाल पूछे जाते हैं, जो एग्जाम होते हैं, उसके बेहतरीन कलेक्शन को तो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। पहला सवाल, I is in center of a triangle ABC if angle ACB equals to 55 degree and angle ABC is 65 degree, then the value of BIC। तो देखिए इन सेंटर वाले सवालों में होता क्या है, थोड़ा उसके रूल्स को समझा जाता है। ये ज्योमेट्री से है, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये देखो, ये इन सेंटर है तो ठीक है। ये इन सेंटर है जिसे मैंने आई से नोटेट किया है। ए बी सी तीनों एंगल का मैंने नाम लिख दिया। अब सवाल को देखा जाए तो एंगल ए सी बी कितना डिग्री दिया गया? 55 डिग्री दे रखा है, 55 डिग्री। और एंगल ए बी सी 65 डिग्री। तो सवाल में कह रहा है एंगल बी आई सी, यानी कि ये इन सेंटर वाले जो एंगल है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो एक नियम है, एक रूल है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो ये कि जो इन सेंटर का एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के हाफ में 90 जोड़ दें तो इस एंगल का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी आई सी के लिए आपको क्या करना होगा कि एंगल ए का हाफ उसमें 90 डिग्री ऐड करना होगा। ये तो इन सेंटर के एंगल का निकालने का नियम है। अब सवाल आता है कि एंगल ए पता चले पहले तो क्या दिया रखा है? बी का एंगल 65, सी का एंगल 55। तो ये एक ट्रायंगल अगर है तो एंगल के सम क्या होते हैं? 180 होते हैं। तो इनको और इनको तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 180 के इक्वल होता है। इसीलिए अगर हमें एंगल ए फाइंड करना है तो 180 में एंगल बी और सी के सम को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए 65 प्लस 55 कर देते तो कितना होता है? 120। ऐड करके देख लीजिएगा, और उसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है 180 में। तो एंगल ए आपके सामने क्या दिख रहा है? 60 डिग्री दिख रहा है। तो मैंने BIC निकालने का नियम बताया है, तो आइए इसे हम पुट करते हैं। एंगल ए की जगह क्या पुट करेंगे? 60 डिग्री, उसे हाफ करना है और प्लस उसमें 90 डिग्री ऐड करना है। तो कितना हो गया? 30 प्लस 90 इक्वल्स टू 120। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। A person on selling an article for 96 rupees finds that his loss percent is 1/4 of the amount of rupees that he paid for the articles. What can be cost price? देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन उसके ऑप्शन में ही छुपा रहता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो ये सवाल मैं चाहूंगा कि आप ऑप्शन से बनाओ। मैं ऐसे बाय प्रोसेस भी बता दूंगा, बट पहले मैं ऑप्शन से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने एक डाटा ले रखा है, वो ये कि कॉस्ट प्राइस आपका 120 है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं ये डाटा के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं, गौर कीजिएगा। कॉस्ट प्राइस 120 है और सेलिंग प्राइस है आपका 84। दैट मीन्स कोई पार्टिकल खरीदता है, कोई आर्टिकल खरीदता है 120 में, कुछ डिफेक्टिव हो जाने के कारण आर्टिकल को कम दाम में सेल कर देता है। जब इसे सेल करता है तो
तो क्या होता है, इसे लॉस होता है। तो लॉस क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस लॉस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 36। ठीक है। अगर मैं बात करूं रुपीस में तो कितने रुपीस का लॉस हो रहा है, 36 रुपीस का। और अगर मैं बात करूं परसेंटेज में कि कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। वो आप करके देख लोगे। अगर आप इसे करते हो तो क्या हो जाएगा, 36 बाय 120 इंटू 100, 0 0 कट गया, 12 हो गया 12, 12 3 जा 36, यानी कि क्या निकल गया, 30। ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि जो लॉस परसेंट होगा, ठीक है, जो हानि प्रतिशत होगी, उसके ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा, इस कॉस्ट प्राइस का 1/4 होगा। तो देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस हमने क्या ले रखा है, 120 लिख दिया। इसका अगर मैं 1/4 करूं, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30। क्या ये 30 आ रहा है, आ रहा है, यानी कि ये डाटा परफेक्ट है इसके लिए। चलिए अब मैं आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन इसे टच करके बताता हूं। मान लो कि पहला ऑप्शन में दे ही रखा है 160। तो 160 क्या है, कॉस्ट प्राइस है 160। सेलिंग प्राइस तो आपका दे रखा है सवाल में, कितना है, 96। सेलिंग प्राइस है 96। अब लॉस क्या है, तो लॉस इन दोनों का डिफरेंस लॉस है, तो कितना हो जाएगा, 96 400 और 60 160। ठीक है। कॉस्ट प्राइस रहा 160, लॉस सेलिंग प्राइस रहा 96, तो लॉस कितना हो रहा है, 64 रुपीस का। अब मैं कहूं कि लॉस परसेंटेज बताओ कितना हो रहा है, तो इसका जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, 40%। मैं तो निकाल लिया वर्बली, आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। तो लॉस परसेंट हो गया 40। अब आपको यह देखना है कि ये लॉस परसेंट में जो नंबर आया है, क्या ये नंबर कॉस्ट प्राइस का 1/4 है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 160, 160 का 1/4 कितना होगा, 40 होगा। यानी कि ये ऑप्शन इस सवाल के लिए सटीक है। लेकिन ऑप्शन एक देख करके हमें रुक नहीं जाना है, क्योंकि नंबर सी में देखिए कुछ दोनों का जिक्र हुआ है, ए और बी का। तो चलिए ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी के लिए कॉस्ट प्राइस दे रखा है 420। ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है अपना, 96 है ही। इसका डिफरेंस क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना हो रहा है, 441, हाँ 144। ये तो रुपीस में हो गया कि लॉस कितना हो रहा है, 144। अब परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो इसका हो जाएगा 60%। अब वही स्ट्रेटजी, वही कहानी कि ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, क्या ये नंबर इस कॉस्ट प्राइस का 1/4 है। तो 420 को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, जी हाँ 60 आ रहा है। यानी कि ये भी ऑप्शन सवाल के लिए सटीक हो रहा है। नंबर सी की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है ए और बी दोनों का जिक्र हो गया है। ठीक है। चलिए नंबर डी बच रहा है, तो नंबर डी को भी हम ले लेते हैं। थोड़ी देर के लिए सवाल को मिटा देते हैं। क्या है, कॉस्ट प्राइस फॉर 80। ठीक है। और सेलिंग प्राइस सवाल में दे ही रखा है 96। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, लॉस होगा। डिफरेंस कितना हो जाता है, 96 400, और यहां से अगर घटाते हैं 17, 9 में 17 किया 8, और यहां 3, जी हाँ कितना है लॉस, 384। अब 384 अगर हम परसेंट में बात करें, कितना परसेंट लॉस परसेंट हो रहा है, तो हमें क्या करना होता है कि लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 से 2 चौके 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर करेंगे 2 से 2 1 2 2 3 4, 2 1 2 2 9 18, 2 दूनी 4, 12 से पूरा कटेगा,
12, फिर बचा कितना 7, हाँ 12 का 12, ठीक, और बचा कितना 7, 12 पंजे 60, बचा 72, 16, 16 पंचे 80। तो लॉस परसेंट की बात करें तो ये हो जाता है कितना 80%। अब देखना है कि ये 80 क्या ये कॉस्ट प्राइस का 1/4 है। कॉस्ट प्राइस कितना है 480 को 4 से अगर हम करें 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगर 120 रहता तब हम कह सकते थे कि लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस का 1/4 है, लेकिन 120 है नहीं, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो डी है वो इसके लिए सटीक नहीं है। तो कौन सा ए और बी वाला ऑप्शन दोनों ही टैली कर रहा है, दोनों ही मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन सी होगा 160 और 240। तो ये मैंने ऑप्शन के थ्रू आपको बताया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो प्रोसेस आपको जो जीनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑप्शन वाली थोड़ी शॉर्टकट है। अगर ये आपको नहीं समझ में आई, अगर आप बाय चांस भूल गए, तो आपको एक सिंपल प्रोसेस मैं बता दे रहा हूं जिससे आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हो। चलो देखते हैं। सवाल में दे रखा है सेलिंग प्राइस 96, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x है। कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया हमने x। तो लॉस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस लॉस होगा। लॉस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस x माइनस 96। अब सवाल में जैसा कि दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस का 1/4 क्या होता है, लॉस परसेंट होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉस परसेंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस बाय 4, ठीक है। लॉस परसेंट आप निकालोगे कैसे, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके निकाल सकते हो। तो x माइनस 96 बाय x इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया है, तो x लिया है, यहां लिख दिया x बाय 4, ठीक है। इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस 6 चौके 24 का 4, 2 9 चौके 36, 2 38, 200। फिर सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400x माइनस 38,400, ठीक है। इसे मैं ऊपर लिखता हूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, अब इसको इक्वल के एक साइड लेकर के आ जाए तो हो जाएगा माइनस 400x प्लस 38,400 इक्वल्स टू 0। अब इसे और तोड़ोगे गुणनखंड विधि के द्वारा, तो इसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 160x माइनस 240x प्लस 38,400 इक्वल्स टू 0। फिर सॉल्व कीजिए, अब कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा कॉमन, x कॉमन हो गया, x माइनस 160, 240 कॉमन हो गया यहाँ से, x माइनस 160 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, x माइनस 160 और x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों वैल्यू शून्य के लिए सटीक हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 160 और 240 दोनों, यानी कि ऑप्शन 160 भी होगा और 240 भी होगा। तो ये आपका
सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, बट इससे आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको जो मैंने पहला वाला ऑप्शन बताया है, ऑप्शन रख करके वैसे आप निकाल सकते हो। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। सवाल है किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है, तो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्षेत्र में बीज बोने का खर्च ज्ञात करें। एक खेत है, वो कैसा है, क्षेत्र है जो त्रिभुजाकार है, ठीक है, और त्रिभुज की विमाएं दे रखी है, भुजाएं दे रखी है। क्या क्या दे रखी है, एक है 15 मीटर, दूसरा है 20 मीटर और तीसरा है 25 मीटर। अब इन भुजाओं को देख करके सोचो कि ये किनसे मिलती जुलती है। अगर आप सबसे 5 को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 बचे 25। ये डाटा निकल करके आ गया 3, 4, 5। अगर आपने त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी विमाएं हैं, कुछ ऐसी भुजाएं हैं जिसको देख करके आप बता सकते हो कि ये जो त्रिभुज है ये कैसे त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर दो साइड क्या रहे, 3, 4 रहे, तीसरा साइड 5 रहे, तो इसे आप पाइथागोरियन थ्योरम के द्वारा देखोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ऐसे कुछ टर्म है, ठीक है। अगर ऐसा रहे 4, 5 और √41 तो ये भी विमाएं क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रहे 5, 12, 13 तो ये भी विमाएं क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। और एक आता है 8, 15, 17। मैंने तो इसे रिमेंबर कर लिया, आप लोग भी इसे रिमेंबर कर लो, ठीक ना। तो ऐसे अगर विमाएं आपको देखने को मिले तो आंख बंद करके आप वैसे ऑप्शन को क्लिक करो जो राइट एंगल को दिखा रहा, राइट ट्रायंगल को दिखा रहा हो, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज से तो पता चल गया कि ये कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसका अगर हमें एरिया निकालना होता है तो क्या हम लोग लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या करते हैं, लंब गुना आधार, ठीक। तो इस वाले टर्म को छोड़ करके, क्योंकि ये क्या है, ये तो कर्ण है, ये हाइपोटेनियस है, या तो ये परपेंडिकुलर होगा या तो ये होगा, या तो ये बेस होगा या तो ये होगा, यानी कि इन दोनों में से ही कोई परपेंडिकुलर और कोई बेस होगा ही, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पहले आप 15 को लिखो या पहले आप 20 को लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो क्या लिखना है, लंब की जगह आप 15 ही लिख दो, ठीक है, और आधार की जगह 20 लिख दो। सॉल्व करो, क्या यहां से निकल कर क्या आया, 15 गुना 10 150। चलिए इस एरिया का तो सॉरी इस ट्रायंगुलर शेप का एरिया निकल गया, फील्ड का एरिया निकल गया, कितना है 120 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालना है बीज बोने का, तो कितना दे रखा है, 15 मीटर प्रति 15 रुपीस प्रति वर्ग मीटर। तो कुछ नहीं, इसको क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रुपी निकल जाएगा। यानी कि कितना रुपए लग रहा है, 2250, 2250। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर।
अगला सवाल है जी, मेंसुरेशन से है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p इकाई है। पेरीमीटर ऑफ अ रैम्बस इज 2p यूनिट और विकर्णों की लंबाई का योग m इकाई है एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज m यूनिट, देन एरिया ऑफ द रोम्बस इज। तो देखिए, रोम्बस अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके भी कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, तो वो काम आएंगे। इसलिए एक बार जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ो तो जितने ज्योमेट्री के पार्ट सब आते हैं, ज्योमेट्री में जितने भी फिगर्स इंक्लूड होते हैं, रेक्टेंगल हो गए, रोम्बस हो गए, पैरेललोग्राम हो गए, तो इन सबों का जो रूल होता है, ठीक ना, उससे जितना ज्यादा याद करके रखोगे उतना आपको बेनिफिट देगा। तो चलिए, समचतुर्भुज कह रहा है, रोम्बस कह रहा है, तो मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ शेप होगा, बट शेप रोम्बस के जैसा अगर मैं बना लिया तो खुश नसीबी होगी मेरी। चलो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपके सामने मैंने रोम्बस तैयार किया है। इसका डायगोनल ये रहा, ठीक। अब रोम्बस की जिक्र करें तो रोम्बस में जो इसके डायगोनल होते हैं, ठीक ना, ये परस्पर कहें हिंदी में तो लंब समद्विभाज होते हैं, ठीक ना, यानी कि ये दोनों यहां पे डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड होंगे तो ये दोनों मिल करके, ये दोनों साइड मिल करके 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। और अगर ये D1 है, यहां से यहां तक D1 है, तो ये क्या हो जाएगा, D1/2, इन द सेंस कि अगर डायगोनल 4 मीटर है, ठीक ना, यहां से यहां तक का वैल्यू अगर 4 मीटर है, तो ये पॉइंट से लेकर के यहां पॉइंट क्या होगा, इसे बराबर इक्वली डिवाइड कर देगा, यानी कि ये 2 मीटर हो जाएगा, ये भी 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को डिवाइड इक्वली पार्ट में करते हैं और ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। मान लो कि ये साइड है इसका A और डायगोनल क्या है, एक है D1 और दूसरा क्या है, D2 है, ठीक है। चलिए, अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p इकाई है। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। क्या बात है, आज मैंने लिंक इंक में नहीं डाला है। चलो, पेरीमीटर 2p है, मैं परिमाप ही लिख देता हूं। परिमाप कितना है, 2p है। अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो लिखिए, यहां से क्या हो जाएगा, भुजा को मैंने माना है a, तो क्या लिखेंगे, 4a। 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p। इसे और सॉल्व करो, 2 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू p। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर और p का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और p का स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन करके तैयार होता है, ठीक है। अब मैं रोम्बस के बारे में कह रहा था कि जब आप इसके डायगोनल के स्क्वायर को ऐड करोगे, ठीक ना, कहा जाता है कि विकर्णों के लंबाइयों के वर्गों का योग जो होता है, विकर्ण हो गया D1 इसका स्क्वायर, दूसरा विकर्ण D2 इसका स्क्वायर जो होता है वो भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है। 4 गुना भुजा वर्ग होता है। मैं कुछ गलत कह रहा हूं, कह सही रहा हूं बट सही निकल नहीं रहा है सेंटेंस। खैर, तो ये होता है 4a स्क्वायर के इक्वल होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, ठीक। अब मैंने यहां से एक इक्वेशन निकाल करके दिखाया क्या कि 4a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, p स्क्वायर होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये 4a स्क्वायर को रिप्लेस करके क्या कर दूंगा, यहां p स्क्वायर कर दूंगा,
d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर हो गया। ये तैयार है। अब मैं इसे थोड़ा मिटा दूं। अब सवाल में देखो, सवाल में कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई का योग m इकाई है। सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज m यूनिट, यानी कि इसके जो विकर्ण है d1 और d2, इनका योग क्या है, इनका सम क्या है, m है। ठीक, अब करना क्या है कि दोनों को स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 इक्वल्स टू m स्क्वायर, ठीक। अब यहां से देखो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर के इक्वल है। तो इसके जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, इससे क्या लिख सकता हूं यहां, p स्क्वायर, और जो जैसा है वैसा रहने देंगे। अब p स्क्वायर को मैं दूसरे साइड भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 2d1 d2 इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, तो d1 इंटू d2 इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय 2। यहां से निकल के क्या आया, d1 इंटू d2 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय 2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रोम्बस, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं रोम्बस, इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। अब यहां पे देखो d1 d2 निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय 2। इसे आप पुट कर दो, ये हो गया 1/2, और यहां क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय 2। तब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होकर के 1/4, और यहां हो जाएगा m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर, 1/4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़े कैलकुलेटिव देते हैं, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आसान बन ही जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर जी। अगला सवाल अलजेब्रा से है, x इक्वल्स टू 3 माइनस √8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। x का वैल्यू क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 3 माइनस √8। अब मैं इसे उल्टा दूं, इन्वर्स कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/x, इधर भी वही हो जाएगा 1/3 माइनस √8। अब मैं इसे रेशनलाइज करूं, यानी कि परिमेयकरण करूं, तो क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका सिंबल केवल चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस √8 ही होगा, लेकिन जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए क्या दिख रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी के टर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √8 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8, और ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस √8, यानी कि ये जब सब्सट्रैक्ट होगा तो 1/x का वैल्यू क्या निकल कर आया, 3 प्लस
8। अब यहां देखो x का क्या वैल्यू 3 माइनस रूट 8, 1x का क्या वैल्यू 3 प्लस रूट 8। तो मैं कहूं x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, तो x का वैल्यू लिखो 3 माइनस रूट 8 और 1 बाय एक्स का वैल्यू लिखो 3 प्लस रूट 8। रूट 8 कैंसिल हो गया, 3 और 3 6, यानी कि x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या निकल कर आया, 6 निकल कर आया। ठीक है, अब जब x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 6 है, तो बताइए x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो देख रहे हैं ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इन सब को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही मददगार होता है। कहा जाता है कि जब x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू a रहे, तो जब इसे हम सॉल्व करें, अगर हम x माइनस 1 बाय एक्स निकाले तो क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस 4 होता है। यहां पे आपका दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसको 6 का स्क्वायर माइनस 4, 6 का 36 माइनस 4 बराबर 32। x माइनस 1 बाय एक्स का क्या वैल्यू निकल कर आया, रूट अंडर 32। ठीक है, अब सवाल में क्या दिया गया है, इसे मैं यहां लिख देता हूं, x प्लस 1 बाय एक्स 6 था, इसे मैं लिख रहा हूं यहां ऊपर में। अब सवाल में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी x का पावर 4 माइनस 1 बाय का पावर 4। तो x के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसे अगर हम और तोड़ें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये फिर डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख ही देता हूं, चलो x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू मैंने यहां से निकाला था रूट 32, तो यहां लिख दो रूट 32। ठीक है, x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू है 6। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा, जब आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स मालूम हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 माइनस 2, जो मैंने बताया था उसी अलजेब्रिक फॉर्मूला पर बेस्ड है ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां, 36 माइनस 2 34। अब इसे सॉल्व करो, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। 34 गुना 6, 6 के 24, 18 20, और रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, रूट 32 को लिख सकते हैं 4 इंटू रूट 2, 4 इंटू रूट 2, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 4 4 16, 4 दूनी 8 और रूट 2। इसको मैंने यहां सॉल्व करके दिखाया है। तो ये आपका 816 रूट 2 ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चैप्टर के एक सवाल को लेकर के आऊं आपके सामने, ताकि आप बना करके ऐसा फील करो कि हाँ हमने आज कम से कम 4 या 5 चैप्टर को आधे घंटे में देख लिया।
ठीक है। तो इस तरह के सवाल मैं अक्सर लेकर के आता हूं, तो आप मेरे हर वीडियो को गौर से देखें, और हर वीडियो में मैंने सारे चैप्टर को इंक्लूड किया है। आधे घंटे में तो सब नहीं कर सकता हूं, बट एज मच एज पॉसिबल मैंने ऐसे सब सवालों को लेकर के आया हूं कि जिसका मैं इंट्रोडक्शन भी दे दूं 2-4 लाइन में, तो उसका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।